Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, previous वीडियो में हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में स्टडी की थी। स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, वाष्पोजन को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पादपों की पत्तियों के द्वारा, ठीक है, पत्तियों के अंदर उपस्थित रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प बनकर के वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाना वाष्पोजन कहलाता है। अब उस वाष्पोजन की क्रिया को कुछ ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो पादपों में वाष्पोजन क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 है बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक। ठीक है, और नंबर 2 है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक। ठीक है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक के बारे में स्टडी करेंगे। तो पादपों के अंदर संपन्न होने वाली वाष्पोजन की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक हैं, ये मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, बाह्य कारक में नंबर 1 है प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, नंबर 2 है वायु, वायु। नंबर 3 है मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा, और नंबर 4 है तापमान। ये 4 पर्यावरणीय कारक हैं जो पादपों के अंदर संपन्न होने वाली वाष्पोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इनमें नंबर 1 है प्रकाश। तो प्रकाश कैसे प्रभावित, देखिए प्रकाश, ये तो हमें जानते हैं बच्चों कि हम पढ़ चुके हैं कि दिन के समय में पादपों की पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय में खुलते हैं और रात्रि के समय में बंद होते हैं, यानी प्रकाश के समय में खुलते हैं। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा प्रभावित करेगा प्रकाश। ठीक है ना, प्रकाश होगा, यदि पादपों को प्रकाश ज्यादा मिलेगा तो वाष्पोजन की प्रक्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी, वाष्पोजन की दर अधिक होगी। और यदि प्रकाश कम होगा तो वाष्पोजन की दर भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के जो रंध्र छिद्र हैं वो खुलते हैं, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। नंबर 2 है वायु, वायु। जब पत्तियों के वायु जब तेज चलती है तो पत्तियों के आसपास की जो नम वायु है वो कम हो जाती है। शुष्क वायु हो जाने के कारण तेज वायु के संपर्क में आने से पत्तियों में वाष्पोजन की दर बढ़ जाती है। वायु अधिक चलती है तो वाष्पोजन की दर अधिक होती है, वायु कम चलती है तो वाष्पोजन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि पत्तियों के आसपास की जो नमी है वो नमी तेज वायु के कारण हट जाती है, जिससे तेज वायु की उपस्थिति में पत्तियों में वाष्पोजन की प्रक्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। और नंबर 3 है मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा। ये बात तो हम जानते हैं कि पादप मूल रोमों के द्वारा मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं, जल अवशोषण करते हैं, और उस अवशोषित किए गए जल में से जो अतिरिक्त मात्रा है, ठीक है, पादपों के द्वारा काम में लेने के बाद, उपयोग में लेने के बाद शेष बची जल की जो अतिरिक्त मात्रा है, उस अतिरिक्त मात्रा को ही वाष्पोजन के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, तो मृदा में यदि जल की अधिक मात्रा उपलब्ध होगी, ठीक है, तो वाष्पोजन क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना, क्योंकि मृदा में जल की मात्रा यदि अधिक उपस्थित है, मृदा में जल अधिक मात्रा में उपस्थित है तो पादपों के मूल रोमों के द्वारा अधिक जल अवशोषित किया जाएगा। ठीक है ना, अब अधिक मात्रा में जल अवशोषित किया जाएगा तो उसमें से कुछ जो अतिरिक्त जल की मात्रा है वो वाष्पोजन के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाएगी।
ठीक है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाएगी। तो मृदा में जल की उपलब्धता जितनी ज्यादा होगी, वाष्पोजन की दर उतनी ही अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और मृदा में उपस्थित जल की मात्रा कम होगी तो वाष्पोजन की प्रक्रिया भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मृदा में उपस्थित जो जल की मात्रा है वो भी वाष्पोजन की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि मृदा में केशिकीय जल को, पादपों की मूल के जो मूलरोम होते हैं वो केशिकीय जल को अवशोषित करते हैं। यदि अधिक मात्रा में अवशोषित होगा तो वाष्पोजन भी अधिक होगा, और कम मात्रा में अवशोषित होगा तो वाष्पोजन भी कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 4 है तापमान। ठीक है, यदि पादप का जो आंतरिक तापमान है, ठीक है, वो तापमान अधिक होगा, ठीक है, बाह्य तापमान यदि अधिक होगा तो वाष्पोजन की दर भी अधिक होगी। तापमान यदि कम होगा तो वाष्पोजन की दर भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तापमान बढ़ने से पादप की जो आपेक्षिक आर्द्रता वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, पत्तियों के अंदर जो नमी है वो तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे वाष्पोजन की दर क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाह्य कारक के रूप में ये 4 कारक थे, प्रकाश, वायु, मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा और तापमान। ये 4 कारक सीधे रूप से, ठीक है ना, सीधे रूप में पादपों के अंदर संपन्न होने वाली वाष्पोजन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आंतरिक कारक। ठीक है, तो आंतरिक कारक में हम देखें कि पत्ती की जो संरचना है, पत्ती की संरचना भी वाष्पोजन को प्रभावित करती है। अब कैसे करती है, इसका एग्जांपल के तौर पे यदि अपन देखें कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं ना, मरुद्भिद पादपों की पत्तियों की संरचना कुछ विशेष प्रकार की होती है मरुद्भिद पादपों में। ठीक है, क्योंकि मरुद्भिद जो मरुस्थलीय वातावरण है, मरुस्थल में पानी की वैसे ही कमी होती है। ठीक है ना, तो उन पादपों के अंदर क्या है कि वाष्पोजन को कम करने के लिए, ठीक है, कि उन पादपों में वाष्पोजन ज्यादा होगा तो जल की कमी हो जाएगी, क्योंकि मरुस्थल में तो वैसे ही जल की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, तो वो पादप क्या करते हैं, वाष्पोजन की क्रिया को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। तो उनमें वाष्पोजन को कम करने के लिए क्या होता है कि पत्ती की जो संरचना है उसमें एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है। ठीक है ना, रंध्रों के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ठीक है ना, और जो एपिडर्मिस है उसके अंदर गहरे गड्ढे में रंध्र छिद्र उपस्थित होते हैं, धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना, गहरे गर्त में रंध्र छिद्र धसे हुए रहते हैं एपिडर्मिस की, और उनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है, जिसके कारण उनसे वाष्पोजन की क्रिया क्या होगी, कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वाष्पोजन की क्रिया कम होगी। ठीक है ना, तो ये एक विशेष प्रकार की संरचना है वाष्पोजन क्रिया को कम करने के लिए। तो ये संरचना भी वाष्पोजन को क्या कर रही है, प्रभावित करती है। ठीक है ना, नेक्स्ट यदि देखी जाए कि पत्ती की संरचना में पत्ती का जो दिक् विन्यास है, पत्ती का दिक् विन्यास यह भी वाष्पोजन को प्रभावित करता है। देखो पत्ती का दिक् विन्यास वाष्पोजन को कैसे प्रभावित करता है कि पत्ती का दिक् विन्यास, ठीक है, पत्ती यदि आपतित प्रकाश की विकिरणों के समकोण पर स्थित है, ठीक है, पत्ती आपतित प्रकाश की विकिरणों की समकोण पर स्थित है, तो उस पत्ती पर प्रकाश की मात्रा, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, अधिक पड़ेगा। ठीक है, उसको प्रकाश की मात्रा अधिकतम मिलेगी। ठीक है, अधिक प्रकाश की मात्रा मिलेगी तो उसमें वाष्पोजन की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है ना, तो पत्ती यदि आपतित प्रकाश की विकिरण के समांतर स्थित है, समकोण पर स्थित है, समकोण पर, ठीक है, तो सूर्य की जो विकिरणें है वो क्या होंगी, अधिक प्राप्त होगी, अधिक मिलेगी, अधिक विकिरणें पड़ेगी इनपे। ठीक है, अधिक विकिरणें पड़ेगी तो वाष्पोजन की दर क्या होगी, अधिक होगी, वाष्पोजन की दर अधिक। ठीक है, समकोण पर पत्तियों का दिक् विन्यास यदि आपतित प्रकाश की किरणों के समकोण पर है, ठीक है, तो उस समकोण स्थिति पर, समकोण के दिक् विन्यास में क्या होगा, प्रकाश की मात्रा अधिक मिलेगी। अधिक प्रकाश की मात्रा मिलने के कारण वाष्पोजन की क्रिया क्या होगी, उनमें अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
यू अंडरस्टैंड। और ये पत्ती का दिक्विन्यास आपतित प्रकाश की विकिरणों के समानांतर है, समानांतर है आपतित प्रकाश की विकिरणों के। यदि पत्ती का दिक्विन्यास आपतित प्रकाश की विकिरणों के समानांतर है, ठीक है, समानांतर है, तो प्रकाश की मात्रा क्या होगी, इनको कम मिलेगी, ठीक है, प्रकाश का प्रभाव कम पड़ेगा इस पे, ठीक है। प्रकाश का प्रभाव कम पड़ने के कारण समानांतर पोजीशन में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम। तो इस प्रकार से पत्ती का जो दिक्विन्यास है वो भी वाष्पोत्सर्जन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ये आंतरिक कारक होगा इसका, ठीक है, पादप की आंतरिक संरचना का एक ऐसा कारक है ये जो वाष्पोत्सर्जन को क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि पत्ती का दिक्विन्यास आपतित प्रकाश की विकिरणों के समकोण पर है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रकाश अधिक मिलेगा, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। और यदि पत्ती का दिक्विन्यास आपतित प्रकाश की विकिरण के समानांतर है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रकाश कम मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, आई एम राइट, ठीक है। ये था वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। बाह्य कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक के रूप में 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है, प्रकाश, लाइट, ठीक है, वायु, एयर, मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा, ठीक है, वाटर एंड टेम्परेचर। और आंतरिक इंटरनल फैक्टर के रूप की बात करें तो इंटरनल फैक्टर में तो पत्ती की संरचना है, ठीक है, अलग पादपों में पत्ती की संरचना जो अलग प्रकार की, जैसे मरुद्भिद पादप है, ठीक है ना, तो मरुद्भिद पादपों में पत्ती की जो एपिडर्मिस है उसके चारों तरफ क्या है, क्यूटिकल का आवरण है। क्यूटिकल का आवरण होने के कारण उनमें जो रंध्र हैं वो क्यूटिकल के नीचे स्थित रहते हैं, जिससे उनमें वो क्यूटिकल से ढके रहते हैं, जिससे उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, कम होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। और नंबर 2 है पत्ती का दिक्विन्यास, ये भी पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वाष्पोत्सर्जन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। देखिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपायरेशन है ना, ये पादपों के लिए एक आवश्यक बुराई है, ठीक है ना, आवश्यक बुराई, आवश्यक दुर्गुण, इसको आवश्यक दुर्गुण नाम दिया गया कि ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए आवश्यक दुर्गुण है, आवश्यक दुर्गुण है। वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए क्या बताया गया है, आवश्यक दुर्गुण बताए गए, आवश्यक बुराई बताए गए, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए आवश्यक भी है, ठीक है ना, यानी लाभकारी भी है और हानिकारक भी है, यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। अब पादपों के लिए यूजफुल तो ये कैसे है, ठीक है, यूजफुल के रूप में तो इसका महत्व देखा जाता है, ठीक है ना, पादपों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आवश्यक है पादपों के अंदर होना ही। और ये दुर्गुण भी बताया गया है, हानिकारक भी है, ठीक है ना, हार्मफुल भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आवश्यक, आवश्यक शब्द को अपन कनेक्ट करते हैं लाभ से, ठीक है ना, महत्व से, ठीक है। अब दुर्गुण, दुर्गुण का मतलब बुराई, बुराई यानी हानिकारक, यानी पादपों के लिए ये हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। इसको हार्मफुल से देख करके अपन हार्मफुल से, इस दुर्गुण को हार्मफुल से रिलेटेड, ठीक है, करके डिस्कस करेंगे, और आवश्यक मतलब यूजफुल से रिलेटेड करके डिस्कस करेंगे। देखिए इसका महत्व है, आवश्यक क्यों है, लाभकारी क्यों है। नंबर 1 बात कि पादपों में जो रसारोहण की प्रक्रिया है ना, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, रसारोहण, ठीक है, रसारोहण की प्रक्रिया पादपों में अधिकांशतः वाष्पोत्सर्जन पर डिपेंड है,
ठीक है ना। डिक्सन व जोली के वाष्पोजन तनाव सिद्धांत के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी, तो इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसमें क्या बताया गया था, डिक्सन व जोली ने कहा था कि पादपों की पत्तियों में एक वाष्पोजन खिंचाव उत्पन्न होता है, एक वाष्पोत्सर्जन तनाव उत्पन्न होता है, वो वाष्पोजन के कारण ही उत्पन्न होगा। ठीक है ना। पत्तियों में जो अतिरिक्त जल की मात्रा है वो वाष्प बन करके, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में एनवायरमेंट में चली जाएगी। अब फिर पत्तियों में वाटर की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है ना। अब वाटर की डेफिशिएंसी होने के बाद में क्या होगा, पत्तियों के अंदर एक फोर्स डेवलप्ड होगा। ठीक है, उस फोर्स का नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल यानी वाष्पोजन खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन तनाव। ठीक है ना। अब उस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण संसंजक बल है, आसंजक बल है, वो सभी काम करते हैं और उसके कारण जो रसारोहण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। नंबर 1 महत्व है। ठीक है, कि पादपों में रसारोहण की प्रक्रिया किस पर डिपेंड है, वाष्पोजन पर डिपेंड है। ठीक है। नंबर 2 कि पादपों में जो अतिरिक्त जल की मात्रा संचित हो जाती है, अतिरिक्त जल की मात्रा, उसको बाहर निकालने के लिए वाष्पोजन आवश्यक है। ठीक है ना। अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालने के लिए, अतिरिक्त जल को निष्कासित करने के लिए, ठीक है, अतिरिक्त जल का निष्कासन, जल अवशोषित होने के बाद, ठीक है, यदि अधिक मात्रा में जल अवशोषण होता है, ठीक है, तो उस जल को पादपों के द्वारा उपयोग में लेने के पश्चात शेष बची जो अतिरिक्त जल की मात्रा है उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकालने के लिए वाष्पोजन की प्रक्रिया ही उपयोगी है, यानी वाष्पोजन की प्रक्रिया के द्वारा ही पादप अतिरिक्त जल की मात्रा का निष्कासन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 है खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवण, ठीक है ना, पादपों खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, तो खनिज लवण पता कि जल में विलय होकर के अवशोषित होते हैं। ठीक है ना। जल अवशोषण के साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण किया जाता है। ठीक है ना। खनिज पादप जो है अकेले खनिजों को, जो अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना, जो आयंस होते हैं, खनिज जो आयंस होते हैं उनका पादप अवशोषण करते हैं, तो वो कभी अकेले अवशोषित नहीं होते, वो जल के साथ विलय होकर के और अवशोषित किए जाते हैं पादपों के द्वारा। ठीक है ना। तो वो जल में विलय होकर के अवशोषित होते हैं, तो वाष्पोजन होगा तो जल अवशोषण होगा, जल अवशोषण होगा तो जल के साथ साथ क्या आएंगे, खनिज लवण भी आएंगे। ठीक है, तो खनिज लवणों का अवशोषण भी कुछ हद तक वाष्पोजन पर निर्भर है। ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है स्टूडेंट्स, ये था वाष्पोजन का महत्व है। ठीक है ना। वाष्पोजन की आवश्यकता क्यों है पादपों में, ठीक है ना। वाष्पोजन की देखो मुख्य कारण, इसकी आवश्यकता क्या हो गया, मुख्य कारण है नंबर 1 रसारोहण, ठीक है, नंबर 2 अतिरिक्त जल की मात्रा का निष्कासन, अतिरिक्त जल का निष्कासन, ठीक है, नंबर 3 खनिज लवणों का अवशोषण। यदि वाष्पोजन होगा तो ही ये 3 प्रक्रिया हो पाएगी, अन्यथा ये 3 प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। ये तो थी आवश्यकता वाष्पोजन की, भी वाष्पोजन जरूरी है, आवश्यक है इन कारणों से, ठीक है, इनके कारण वाष्पोजन जरूरी है। अब ये दुर्गुण क्यों है, ये पादपों के लिए एक प्रकार की बुराई क्यों है, ठीक है, हानिकारक क्यों है। ये हानिकारक इसलिए माना गया है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जब पादप के अंदर जल की मात्रा, जब पादप के अंदर कम मात्रा में जल अवशोषित किया जाता है, जब पादप में, ठीक है, पादप के द्वारा कम मात्रा में जल अवशोषित किया जाए, ठीक है, तो उस टाइम यदि वाष्पोजन अधिक हो गया, उस टाइम यदि वाष्पोजन हो गया तो पादप में जल की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे मरुद्भिद पादप है, ठीक है, मरुस्थलीय जो पादप है ना, इनमें यदि वाष्पोजन अधिक होगा, ठीक है, तो ये पादप जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें जल की कमी हो जाएगी और बिना जल के पादप जीवित नहीं रह सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए दुर्गुण माना गया है। कई बार अपन देखते हैं कि पादप जो होते हैं ना, वो वाष्पोजन से बचने के लिए अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, पादपों में पत्तियां नीचे गिरती हैं, ठीक है, वो अगर जल की कमी हो जाए पादपों के अंदर, तब क्या करते हैं, वो एक विशेष प्रकार का अनुकूलन अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं, जिससे वाष्पोजन क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बुराई, दुर्गुण या हानिकारक वाष्पोजन को क्यों माना गया है, क्योंकि जल के यदि पादपों में कमी हो तो उस टाइम, ठीक है ना,
उस समय, ठीक है, जल की कमी के समय, ठीक है, वाष्पोजन हो जाता है तो पादप जीवित नहीं रह पाएगा, उसमें जल की कमी हो जाएगी, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाएगा उसको, ठीक है ना। तो जल की जो कमी है उसकी दृष्टि से, ठीक है ना, कमी की दृष्टि से ये वाष्पोजन को क्या है, एक दुर्गुण माना गया है, एक बुराई माना गया है, या से बोल दें कि वाष्पोजन पादपों के लिए हानिकारक माना गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी वाष्पोजन के कारण पादपों में जल की कमी होती है, ठीक है ना, और यदि पहले से ही कमी है, पादपों में जल की पहले से कमी है, कम मात्रा में उपस्थित है मान लीजिए पादप के अंदर जल, ठीक है, और वो ही वाष्पोजन के रूप में उड़ गया, तो फिर पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे कर पाएगा, वो नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक है ना। इसलिए इसको आवश्यक बुराई, ठीक है ना, वाष्पोजन को आवश्यक बुराई, दुर्गुण या हानिकारक माना गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपने टॉपिक थे वाष्पोजन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और वाष्पोजन का महत्व, यू अंडरस्टैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, और यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब के पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।